ऐश्वर्य को धूमिल किया गया। एक परिवार की अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में बहुत क्रूर तरीके से कह रहा हूँ, बिहार की राजनीति उस बेचारी ऐश्वर्या की तरह हो गई। तो राज बोल देते हैं कि फर्जी मोदी जी की पत्नी को भी खींचा गया, जसोदाबेन जी को भी खींचा गया, और अजय राय ने खींचा जिन्होंने राफेल को खींचा था। ये लोग क्यों डोनाल्ड ट्रंप को अपने माथे पर बिठाएंगे कि भारत को कमजोर कर रहा है। टेटुआ दबाया जा रहा है पाकिस्तान का, पीड़ा हो रही है यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेताओं को। देश की न्यायपालिका पर जो बड़ा धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, तो सामने बिल्कुल खुलेआम जो गड्डियां जली हुई दिखाई पड़ रही हैं और जिस पर रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप किसी पर ईडी मत भेजिए किसी के यहाँ। भारतीय जनता पार्टी क्या हो गया है, साहस नहीं कर पा रही अध्यक्ष चुनने का। भारतीय जनता पार्टी एडहॉकिज्म पर चलती हुई दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ में इस बार हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी की जम के, बात करेंगे राजनीति की जम के, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जम के, बात करेंगे इस देश की न्यायपालिका की जमकर, और जमकर बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है। क्या संकट है उसका। संकट में ट्रंप भी हैं, संकट में हर कोई है, लेकिन भाजपा को कौन सा संकट हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। लेकिन वहां से शुरू नहीं करेंगे, नहीं उपसंहार करेंगे। हाँ, उसी पे अंत कर देंगे। शुरू करते हैं बिहार की राजनीति से। हाँ। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अभी दौरे पर तेजस्वी और तेज वाली राजनीति और हो रही है। वहां तेज वाली राजनीति तो होती है, तेजस्वी लोग तो हैं ही, ऐश्वर्या भी है। ऐश्वर्य भी है, लेकिन ऐश्वर्य को धूमिल किया गया। एक परिवार की अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में एक ऐश्वर्या का जीवन तबाह कर दिया गया। एक ऐश्वर्या बेटी का जीवन तबाह हुआ, दूसरी बेटी को भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय है, और कमाल की बात ये कि इस आधार पर फिर से उनको सामाजिक न्याय का पुरोधा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन सबको मिलाकर वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और वामपंथी पार्टियां इनके गठजोड़ से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में बिल्कुल फिल्मी मसाला हो गया है। परिवार भी आ गया है, प्रेम कहानी भी आ गई है, सामाजिक न्याय भी आ गया है। जातीय गणना के एक राज्य के बाद अब देश में गणना होगी, उसके आधार पर एक जातीय विमर्श भी आ गया है। मोदी जैसा एक नेता है तो नीतीश जैसा एक ऐसा नेता है जिसके सामने भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों असहज महसूस करते हैं। मंच पर भी मोदी जी आजकल नीतीश कुमार से असहज रहते हैं, थोड़ा कुर्सी दूर लगवाते हैं, डरते हैं कहीं नीतीश जी फिर हाथ ना पकड़ ले, पैर वैर ना पकड़ ले। इस सब के बीच राजकिशोर कहाँ है बिहार की राजनीति, ये बताइए थोड़ा सा, क्योंकि जहां पहुंची हुई है सब कुछ तो है इसमें। दरअसल मैं बिंबों और प्रतीकों पे बात नहीं करूंगा हर्षवर्धन, बहुत क्रूर तरीके से कह रहा हूं, बिहार की राजनीति उस बेचारी ऐश्वर्या की तरह हो गई है, जिसका सबको पता है, घर वालों को भी पता था कि तेज प्रताप, आप इसको खुद सोचिए और समझिए कि वाकई एक ऐसा राज्य जो विश्व गुरु अगर भारत बन सकता था तो उसी धरती का सबसे बड़ा प्रताप होना चाहिए था। लेकिन वहां पर वो प्रताप नहीं, वहां पर तेज प्रताप है। बहुत तेजस्वी लोग वहां पर हैं, लेकिन तेजस्विता किस तरीके से घट रही है, और वहां पर तेजस्वी यादव हैं। अब आप कहेंगे कि सत्ता में नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी में, बात इसकी नहीं कर रहा हूं। आप ये जरा समझिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब वहां पर गए हैं, तो अब उसको ऑपरेशन सिंदूर से पहले उन्होंने पहलगाम के बाद कहा था कि जमीन में मिट्टी में मिलाए जाएंगे। गए तो उन्होंने वहां कहा कि देखिए हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसको भी ढो रही है। ये अपने आप में इस राजनीति का दुर्भाग्य कहेंगे ना। बिल्कुल। और एक परिवार वहां पर है जो वहां की फर्स्ट फैमिली है, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन, वो सामाजिक न्याय मतलब वो चारा घोटाला करना, किसी आईएएस की पत्नी के साथ में बार बार रेप करना, इस तरीके के तमाम धत्कर्म करना, टाटा का शोरूम बंद हो जाना, तब उसमें जो है सामाजिक न्याय और नैतिकता आड़े नहीं आती थी। नैतिकता आड़े तब आ रही है जब उनका पुत्र
बाद में वो कहता है कि उसको हैक कर लिया गया जब वो अपने किसी संबंध के बारे में खुलासा करता। वहां पर भी एक बेटी है। उससे पहले 12 साल के संबंध के दौरान जिस तरीके से जानबूझ के राबड़ी और लालू, आप सोचिए कि ये लोग परिवार के भीतर, एक दरोगा राय जी की पोती, चंद्रिका राय उनके पिता थे, चंद्रिका राय मंत्री रहे, दरोगा राय उनकी पोती, और दरोगा राय के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति इन लोग की शुरू हुई और उनके चेहरे चपाटे, उसको बाल पकड़ के मारे जाने की बात सामने आती है उस घर में। और 12 साल से पूरा घर जानता रहता है। लेकिन अरे अगर पुत्र कपूत है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कपूत है, तो आप दूसरी बच्ची की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं और क्यों उसको राजनीति में जबरदस्ती आगे लेकर जा रहे हैं। एक बेटा ऐसा है आपका तेजस्वी यादव, जो 8वीं के बाद 10वीं पास नहीं कर पाता है, उसको आप वहां पर भाग्य विधाता बनाने की बात करते हैं। तो बिहार की भी जो राजनीति और बिहार की जनता है ना भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर्षवर्धन, ये ऐश्वर्या की तरह ही है, लेकिन ये जो बात है उस बेटी को तो न्याय मुझे नहीं लगता मिल पाएगा। मिल सकता तो आप देख रहे हैं ना कि अगर न्याय मिलने की बात होती, सामाजिक न्याय का पुरोधा इसमें कैसे बना दिया था। इसमें नैतिकता कहां से आड़े आ गई। इसमें नैतिकता आड़े आ जाती है, और इसमें नैतिकता नहीं आती जब उनकी पत्नी किसी पुत्री को मारती है, तब नहीं आती है। बिहार के उस समाज को भी दिखा रहा है, और सिर्फ बिहार नहीं, ये सब जगह के समाज को ही। कई बार कहा जाता है ना कि अरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, पुरुषवादी, सामंतवादी, तो इस सब को सीधे सीधे ब्राह्मण को टारगेट करके किया जाता है। हाँ, ये जो कुछ हो रहा है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार में हो रहा है। उनके छोटे बेटे की पत्नी, वो जो मेरी जानकारी है कि शायद ईसाई थी, रेचेल, और उसका नाम उन्होंने राजश्री दे दिया है। तो सारा कुछ ही इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो हमला भी होता है या जो बात भी कही जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता के लिए है। वरना तो वो जिससे तेज प्रताप प्रेम की बात कर रहे हैं, जो 12 साल का प्रेम, जो फोटो डाला, फिर कहा हैक हो गया, फिर से डाला, फिर हटा दिया, और उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव ने उनको निकाल दिया, और अखिलेश यादव कूद पड़े थे कि देखिए किसी के परिवार के बारे में इस तरह से कहा जा रहा है, अब क्या कहेंगे। अब तो लालू जी ने निकाल दिया, इसका मतलब लोग तो सही थे। तो अखिलेश जी तो कूद पड़े थे कि अरे हम अखिलेश यादव हैं तो वो क्यों नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों की राजनीति एकदम अलग रही। हाँ। अलग तरह से देखते रहे। तो आप जिस चीज को नहीं स्वीकार पा रहे हैं, क्या उसको भी ब्राह्मणवाद के जिम्मे डाल देंगे? क्या उसको भी पुरुषवादी मानसिकता के जिम्मे डाल देंगे? आपका सामाजिक न्याय अगर होता तब तो तेज प्रताप का अगर किसी से संबंध है इतने वर्षों का, और उस लड़की का भाई आकाश यादव, वो छात्र आरजेडी का अध्यक्ष था, उसको हटाया गया। कहा जा रहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के खेमों में जमकर संघर्ष चलता रहा। बचाते इसलिए कि डर लगता है कि और करेंगे क्या, दूसरे सारे कारनामे खुल जाएंगे। अब पशुपति पारस ने भी आकाश यादव को हटा दिया है। आकाश यादव ने जो कुछ कहा वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बहुत गंभीर टिप्पणी है। तो सामाजिक न्याय नहीं है, बिहार भी ढो रहा है। बिल्कुल। अब 2025 का विधानसभा चुनाव ये भी तय करेगा कि जो मजबूरियां अब बनी हुई हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार जैसा नेता भारतीय राजनीति में शायद ही कोई वैसा हो। कमाल के नेता रहे, उन्होंने बिहार का भला भी बहुत किया। लेकिन अब पिछले 5, 7, 10 सालों से वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो बिहार के लिए बोझ बन गए। तो बिहार क्या अपने इन जकड़नों से मुक्ति पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, कई ढेर सारी परियोजनाएं, नया हवाई अड्डा, वरना जैसे आप बस अड्डे पर जाते हैं वैसे पटना का हवाई अड्डा था, क्यों ऐसा रहा अभी तक, ये भी सवाल है। यह क्या वहां के नेताओं को अच्छा लगता है? और वहां की परियोजनाएं, कई तरह की परियोजनाएं अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, बहुत सी चीजें ठीक हुई। नीतीश जी ने शुरुआती 10 सालों में बहुत से हाईवे बनाए, बहुत कुछ किया। लेकिन क्या बिहार को उसका जो ड्यू है, असल ड्यू है, या सिर्फ वो श्रमिक पैदा करता रहेगा, दूसरे राज्यों के लिए कहेगा कि हम वहां की कहानी लिख रहे हैं, या कुछ आईएएस निकल जाएंगे तो उसके आधार पर वो गर्व करता रहेगा? ये कब तक ये चलेगा? तो मुझे लगता है कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, ये भी बहुत कुछ तय करने जा रहा है। ये सारे परिदृश्य सामने होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तेज प्रताप के परिवार का वो मसला उसको आगे लाएगी या नहीं लाएगी, ऐश्वर्या चुनाव के समय अपने लिए न्याय मांगने निकलेंगी या निकलेंगी, ये सारे सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता के मन में, ध्यान में ये सारी बातें हैं, और इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार को कई जकड़नों से मुक्ति मिलने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इसमें सिर्फ देखिए, अगर कोई ये कहता है कि ये पारिवारिक मामला है, व्यक्तिगत मामला है, मैं बिल्कुल मान लेता जब तक तेज प्रताप ने उसको ट्वीट किया था या फेसबुक पे डाला था। लेकिन उसके बाद जब उसमें अखिलेश यादव कूद रहे हैं, लालू प्रसाद यादव नैतिकता का मानदंड लेकर, दुहाई देकर उससे अगर
पार्टी से बाहर किए दे रहे हैं। और आज ही तेज प्रताप यादव जो है 11 साल का हिसाब भी मांग रहे हैं, बिल्कुल। और जबकि वो आरजेडी में इस तरह के आज की तारीख में है नहीं। और जब अभी इसी दौरान जो है तेजस्वी को फिर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उसके बाद वो बड़े भाई होने के नाते वहां पर नहीं, जाते वो दिखाई भी पड़ते कमाल हैं। है। जो नाम गुलाम रखा गया। दरबारी लोग हैं, वो बच्चा अभी आया ये इस धरा पर, वाहक आ गया, सामाजिक न्याय का पुरोधा आया, अभी से ही उसके चाटुकार दरबारी गुलाम मंडली आ गई, अभी से वो वंशवादी प्रवृत्ति आ गई। देश के हर राज्य में ऐसे अगर एक परिवार के चरणों में जनता लौटे, परिवार के चरणों में गुलामियत दरबारीपना यही सब होगा, हमारा लोकतंत्र क्या होगा? हम किसके लिए गुलामी से बाहर आए थे? वो मुगलों की गुलामी हो या अंग्रेजों की गुलामी हो, हम अगर एक परिवार में, बच्चा हुआ नहीं शुरू हो गए, राहुल गांधी कुछ भी करें वो हैं, चलो ठीक है, वो तो 20 साल के सांसद हो गए। कई लोग तो प्रियंका के पुत्र पुत्रियों में भी राजनीति देखने लगते हैं कि आगे क्या होगा। हर राज्य में ऐसा एक परिवार हो जाता है जिसके यहां लोग कहते हैं कि अच्छा ये आ गया, वंश चिराग आ गया। कोई कंपनी है क्या भाई कि नया आया उसको डायरेक्टर बना दिया गया? ऐसे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल, ये तो संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि कई बड़े सवाल इस बीच आए हैं और बिहार की राजनीति से आए हैं, इसीलिए आज ये हम लोग जो बात कर रहे थे तो उसमें जरूरी है आपके सामने वो पॉइंट्स जरूर होंगे, उसको सोचिए जरूर, बिहार के लोगों जरूर सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लेकिन क्या, सिर्फ बिहार नहीं, देश के लोगों को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति राजकिशोर रुक नहीं रही। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम हो चाहे हर्षवर्धन हो, जो भी कोई नवागंतुक आया है जीवन में, उसके स्वस्थ और समृद्ध, बिल्कुल सौभाग्यशाली जीवन की हम कामना करते हैं। लेकिन भाग्य विधाता किसी के पैदा होते हुए वह भय प्रकट कृपाला तो नहीं गा सकते, वो सीधी सी बात है। और जो लोग गा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि पर तरस खाई, और ये वो लोग हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो पिछड़ों को आगे लाने की बात करते हैं। तो आप सोचिए कि ये जो सियासत के जो राजवंश हैं, इन राजवंशों ने किस तरीके से तमाम दिमागों पर मकड़ी के जाले लगा दिए। उन मकड़ी के जालों को छाटने का वक्त आ गया है, और वो आपका वोट, आपकी समझ, आपकी चेतना वो करेगी। बस इतना हमारा कहना, बाकी किसी राजनीतिक दल के साथ जाने आने को लेकर तमाम विषय हो सकते हैं, लेकिन किसी के पैदा होते ही उसको जो है उत्तराधिकारी के रूप में साबित कर देना, ये प्रवृत्ति बहुत घातक, खतरनाक और निंदनीय है। ये बस बात है। और जो बात आपने देश की कही, ये बात बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो तो ठीक है, राजनीतिक तौर पर भी अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी कर रही, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, विपक्ष और उसको मौका दे रहा है। अभी सिंदूर को लेकर बहुत सारी बयानबाजियां शुरू हुई हैं हर्षवर्धन, और इन बयानबाजियों में मतलब क्या कहूं, मतलब मोदी जी की पत्नी को भी खींचा गया, जसोदाबेन जी को भी खींचा गया, और अजय राय ने खींचा जिन्होंने राफेल को खींचा था। अच्छा, अब चूंकि वंशवाद की बात हो रही थी, अजय राय भी किसी वंश के हैं जहां पर जिन लोगों ने उनके भाई की हत्या की थी, उनके साथ में जाकर बैठने वाले अजय राय हैं। वो अगर शौर्य, साहस और इसकी बात करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रश्न खड़े होंगे। इसके साथ ही जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? जयराम रमेश कह रहे हैं कि यहां आतंकी घूम रहे हैं, वहां सांसद घूम रहे हैं, और उसमें उनके भी सांसद हैं। ठीक बात है। मतलब ये एक पार्टी के मीडिया प्रभारी, और सिर्फ मीडिया प्रभारी नहीं, राहुल गांधी के खासम खास राहुल गांधी को बोलने से रोक देने की हैसियत रखने वाला व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि नहीं, अब राहुल जी आप नहीं बोलेंगे। माइक सामने से हटा लेने वाला व्यक्ति बोल रहा है हर्षवर्धन, और वो कह रहा है कि वो सांसदों की तुलना जो पूरी दुनिया में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं कि भारत में कैसे जो है मासूम निर्दोषों को मारा गया और हमने क्या कार्रवाई की, उसको लेकर जिस तरीके की बात हो रही है, उसमें शशि थरूर भी है, सलमान खुर्शीद भी है, मनीष तिवारी भी हैं। आप लोग को ये चीजें समझ में नहीं आ रही, आप उनको आतंकवादियों के समानांतर रखे दे रहे हैं। तो ये जो राजनीति अब हो रही है, मैं इसी पर बात करना चाह रहा था। समानांतर रख दे रहे हैं। उदित राज बोल देते हैं कि फर्जी मोदी स्ट्राइक, और उस पर फिर वो चमचागिरी, फर्जिकल स्ट्राइक और जाने क्या क्या, बाद में कांग्रेस उससे कहती है कि नहीं हम तो इससे बाहर हो रहे हैं। मुझे तो लगता है ये जो राहुल गांधी वाली कांग्रेस है ना, इसने कांग्रेस को क्या बना दिया है, मेरी पीड़ा है ये। मुझे लगता है कि ये दुख की बात है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ऐसे दिख रही, जैसे लग रहा है कि वो सेना को, देश को वो थोड़ा कमजोर करना चाहती। राहुल गांधी के मन में मुझे लगता है राजकिशोर की इतना डर आ गया है, उनको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी बड़े रहे, नरेंद्र मोदी ताकतवर बने रहे, तो मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, मैं तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। और इसकी वजह से वो देश को नीचे खींच लेना चाह रहे हैं, देश के नैरेटिव को नीचे खींच लेना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ अजरबैजान में जाकर कह रहे हैं कि वो तो फजर की नमाज के बाद, असीम मुनीर कह रहे थे कि हम मारने वाले थे, दागने वाले थे भारत पर, उससे पहले भारत ने दाग दिया।
2:30 बजे फोन कर दिया ब्रह्मोस बता दिया कि ब्रह्मोस मार ने मारा और हमारा सब ध्वस्त कर अब दिया, वो सवाल खुद ये मान है रहे कि हैं। वो मान रहे हैं ठिकाने ध्वस्त हो गए, सब कुछ ध्वस्त हो गए, लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने राफेल गिर गए। भारत की सैन्य क्षमता, भारत की सैन्य जो इस बार प्रभावी तरीके से जो सैन्य क्षमता दिखी, जो निशाने दिखी, जो सटीक तरीके से सूचना दिखी, इंटेलिजेंस दिखा, उसको दुनिया मान रही। हम भारत को दुनिया के जो अग्रणी देश हैं डिफेंस के मामले में उसके साथ खड़ा देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, हमारे लोग उसको नीचे खींचना चाह रहे हैं। और जरा आप सोचिए कौन कौन लोग, अब प्रमोद तिवारी और रेवंत रेड्डी का अपना राग चल रहा है। अब सोचिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारे पास होता। अब इस पे मतलब मुझे लगता है कि उनको हंसी भी नहीं आ रही है, लाज भी नहीं आ रही है, शर्म भी नहीं आ रही है। एक उनके मतलब परदादा ने किया, एक उनकी दादी ने किया। उसके बाद यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी तो थे ना सुपर से ऊपर। 26/11 के बाद 26/11 उससे बड़ा मौका क्या मिल सकता था? आप घुसकर स्ट्राइक तक नहीं कर पाए, मार तक नहीं पाए, और आप इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और समझिए उस समय मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति भी कह रहा था, जो रक्षा मंत्री रहे थे, कि ये सरकार कायर है, अभी हमारी वायुसेना को इजाजत देनी चाहिए थी। रक्षा मंत्री रह चुके थे और उस समय पूरा देश एकजुट था, इस तरीके से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए। देखिए अब इसीलिए जब आप इस तरह से कहेंगे तो फिर तो सैम मानेकशॉ का वो बयान भी याद आएगा कि इंदिरा जी ने गड़बड़ कर दी, नहीं तो हम लोग तो और आगे तक चले जाते। तब तो फिर स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर जो विचार लोगों के हैं वो भी लोगों को ध्यान में आएंगे। और सवाल तो यही है कि क्या ये जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति में, और देखिए इस राजनीति में एक चीज और जोड़ते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को सब लेकर सर पर नाच रहे हैं। इसमें एक लाइन मैं कह दूं, भक्तों को कहा जाता था वो हवन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, समर्थक जो है मोदी जी के, वो क्यों कर रहे थे? वो कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हमारे देश के पक्ष में अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, इसलिए वो हवन कर रहे थे। ये लोग क्यों डोनाल्ड ट्रंप को अपने माथे पर बिठाए हुए हैं? कि भारत को कमजोर कर रहा है, भारत को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है, भारत को पीट रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर कर रहा है। तो ये दोनों का अंतर देख लीजिए। एक एक समय पर जिसको भक्त कहा जाता है, मोदी समर्थक कहा जाता है, जिसको जिस तरह से आप देखिए, वो वर्ग क्यों डोनाल्ड ट्रंप के साथ था, और ये वाला वर्ग क्यों डोनाल्ड ट्रंप के कहे को एकदम ऊपर लेकर चल रहा है। अब सोचिए, बार बार हम कह चुके हैं, अभी भी ये बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों की जो सूची हमने दी थी पहले, उन आतंकवादियों को वापस करने की वार्ता, सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर का हमारा हिस्सा है उसको खाली करने की वार्ता, और कोई वार्ता है ही नहीं। जब तक आतंकवाद चलेगा हम सिंधु जल समझौता रद्द नहीं करने वाले। इतनी क्लियर कट पॉलिसी के बाद भी विपक्ष कर रहा है ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, आतंकवादियों को क्यों नहीं मान लिया। अरे भाई हमने बात तो की ही नहीं, बात तो पाकिस्तान करने को कह रहा है कि वार्ता कर लीजिए, वार्ता कर लीजिए। हम तो वार्ता नहीं कर रहे हैं, 3-3 बार प्रस्ताव आ चुका है। दरअसल कहने में हर्षवर्धन थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम क्यों करें, टेटुआ दबाया जा रहा है पाकिस्तान का, पीड़ा हो रही है यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेताओं को, ये और मतलब दुखद है। देखिए कुल मिला के आप देखिए कि किस तरीके से घेरेबंदी हमने पाकिस्तान की कर रखी है। पानी वाला जो समझौता है ये छोटा नहीं है मामला, ये बहुत बड़ा है, आने वाले समय में और बड़ा होता जाएगा, और इस पर हम लगातार तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। 1947-48 की जो गलतियां हुई हैं उसके बाद 71 में भी आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाए, 2008 में भी नहीं कर पाए, 65 में नहीं कर पाए, तो ये लगातार आप जो नहीं कर पाए, अभी आप कह रहे हैं कि ऐसे 370 और 35 से जो लोग हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए वो लोग सवाल उठा रहे हैं। वो करेंगे हम पीओके ले लेंगे। अच्छा पीओके कैसे ले लोगे भाई, कभी आपकी उसमें रहा है? आपने तो बार बार पता नहीं कितना हिस्सा, अब मैं बहुत हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, कितना हिस्सा दे दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 93,000 वर्ग किलोमीटर जमीन अलग अलग कांग्रेस की सरकारों के समय में चीन और पाकिस्तान ने हमारी कब्जा ली। बिल्कुल 93,000 वर्ग किलोमीटर, ये आंकड़ा है, इसको ध्यान में रखिए। और ये मतलब संसद ने जब तक पूरी तरीके से प्रस्ताव पारित नहीं किया था, क्यों नहीं उससे पहले भी कर लिया, तो उसके बाद क्यों नहीं कर लिया, आप रहे। अच्छा बात यह है कि उस समय अगर कांग्रेस करती तो कांग्रेस ने थोड़ी करती, भारत करता। आज भी भाजपा कर रही है तो भाजपा करेगी, कोई और सरकार होती वो करेगी। तो यहां पर बात बस इतनी है कि आप जो हर्षवर्धन कह रहे हैं इसका मर्म समझने की कोशिश करिए। डोनाल्ड ट्रंप हम इसलिए चाहते थे क्योंकि बांग्लादेश को जिस तरीके से फंडिंग हो रही थी, पाकिस्तान को जिस तरीके से शह दी जा रही थी, जो बाइडेन प्रशासन जिस तरीके से भारत के खिलाफ जाता दिखाई पड़ रहा था, तो इसलिए हम तो भाई अपने देश का हित चाहते हैं ना।
कोई भी भारतीय चाहेगा ना। अब आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा, अगर मैं ये कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ भारत के खिलाफ कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं किया है, ये मैं आपको बता दी। वो बड़बोला व्यक्ति कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन के लिए पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है वो व्यक्ति, वो शख्स। और स्थिति ये कि एलन मस्क जैसा व्यक्ति भी उसको छोड़कर जा रहा है। बिल्कुल। आप ध्यान रखिए, जो टेस्ला के मालिक जिन्होंने ट्विटर एक्स जो खरीद लिया था, वो छोड़कर चले गए। अब उनको लगता है, और कोर्ट में क्या हुआ हर्षवर्धन, कोर्ट में भी उनको चपत लग रही है। बिल्कुल चपत लगी, हालांकि फिर कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर उनके जो टैरिफ का मसला है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में मेक अमेरिका अलोन होते जा रहे हैं, वो सारा मसला। और देखिए, एक बात मैं कह रहा हूं, भारत को जरा फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। भारत के लोगों को भी, नेताओं को भी, पत्रकारों को भी, डिप्लोमेट्स को भी। अमेरिका सर्वशक्तिमान देश है, इसमें कोई बहस नहीं। अमेरिका हमारा दोस्त रहा, इसमें भी कोई बहस नहीं। लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे शातिर देश है, अपने हितों के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकता है, इसमें भी कोई बहस नहीं। हम अपनी ताकत पर लड़ सकते हैं, हम अपनी ताकत पर जीत सकते हैं, ये हमने दिखा दिया, आगे भी हम ये करेंगे। अभी सारी लड़ाई टैरिफ डील की है, अभी सारी लड़ाई ट्रेड डील की है, अभी सारी लड़ाई इंपोर्ट ड्यूटी की है। हम अपना पक्ष क्यों कमजोर कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को अपना पक्ष मजबूत करने दीजिए। भारत के हर व्यक्ति को भारत का पक्ष मजबूत करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप की मूल लड़ाई चीन से है, उनको डर है कहीं चीन जैसा ही भारत न बन जाए, इस वजह से ये सब कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के लोगों को इस नैरेटिव को करते हुए, बात करते हुए, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भारत के लोग एक बात बड़ी गंभीर कर रहे हैं, और वो है देश की न्यायपालिका पर जो बड़ा धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, काला धब्बा है। और जो अब सामने दिख रहा है, जिसको खुद सीजीआई संजीव खन्ना स्वीकार करके गए, जिस पर खुद रिपोर्ट आ चुकी है, जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में नोटों की गड्डियां मिलना। अब बताइए, उस पर कैसे देश देखे? अच्छा, उस पर खास बात यह है हर्षवर्धन कि लगातार पहले हो रहा था, कार्रवाई नहीं हुई, कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, दोषी भी पा लिया, उसके बाद भी जस्टिस महोदय इस्तीफा देने को तैयार नहीं, कार्रवाई तो जाने दीजिए। ऐसे मतलब किसी सामान्य अधिकारी या कोई कर्मचारी होता या कोई नेता होता, इस तरीके से उसको छोड़ा जा सकता था, और छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। तो इनको क्यों छोड़ा जाए? महाभियोग मुझे लगता है बिल्कुल लाकर इस मामले पर दिखानी चाहिए, संसद की सुप्रीम से दिखानी चाहिए। वही है ना, क्या ये सरकार ये साहस दिखाएगी महाभियोग लाने का? क्योंकि पहले क्या था कि पहले महाभियोग आते थे तो विपक्ष छड़ जाता था, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल वजह होती थी। इस बार तो राजनीतिक वजह भी नहीं है, सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप है। और नोटों की गड्डियां वहां मिली हैं, ये तो तय है। अब उनकी है कि नहीं है, कहां से इसकी जांच होगी, लेकिन नोटों की गड्डियां तो या जांच की कमेटी ने ये तय कर दिया ना, 3 न्यायाधीशों की कमेटी थी। तो अब जो कहा जा रहा है कि सीजीआई संजीव खन्ना पहले ही चिट्ठी लिख कर गए हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, क्या ये सरकार, क्या राष्ट्रपति महोदय न्यायपालिका की साख पर लगे इस काले धब्बे को मिटाने के लिए महाभियोग को देंगी मंजूरी? और क्या पूरा विपक्ष सामने आएगा? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर देना ही पड़ेगा हर्षवर्धन। अगर नहीं देते हैं तो फिर बहुत बड़ा सवाल होगा कि जज आप बन गए हैं, और चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम फैसले देने वाले तमाम जज तमाम डीप स्टेट और तमाम जगहों से आते हैं, मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन जो सामने बिल्कुल खुलेआम जो गड्डियां जली हुई दिखाई पड़ रही हैं और जिस पर रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप किसी पर ईडी मत भेजिए, किसी के यहाँ फिर किसी के यहाँ फिर मतलब सीबीआई को मत भेजिए, बंद कर दीजिए इन संस्थानों को फिर। और ये जज महोदय किस मुंह से किसी की जमानत रद्द करेंगे या जमानत देंगे? बिल्कुल। अगर आप यशवंत वर्मा के मामले में महाभियोग लाकर या उन पर सख्त कार्रवाई कर कर, बल्कि इसमें महाभियोग क्या मतलब जेल जाने की तो नौबत आनी चाहिए ना हर्षवर्धन, क्यों छोड़ा जाना चाहिए? एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। इस पे क्यों एफआईआर नहीं होगा? मैं कह रहा हूं ठीक है, आप कोई न्यायपालिका की आलोचना, न्यायाधीश की आलोचना किसी केस की वजह से थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और अगर भ्रष्टाचार का प्रमाण दिख रहा है, भ्रष्टाचार साबित होता दिख रहा है, तो एफआईआर तो होगी ना भाई। और जो कहा जाता है सीजीआई की इजाजत लेनी, मैं पहले भी समझा चुका हूं, फिर से समझाता हूं कि इसलिए न्यायाधीशों को बचाया जाता है। वो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस देखते हैं, कोई उनके ऊपर गलत आरोप लगा दे, चरित्र का, पैसे का, गड़बड़ी का, किसी तरह का, तो उन सब से बचाने के लिए कहा गया कि उन पर एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी न्यायाधीश के घर में नोटों की गड्डियां बोरियों में मिले, तो फिर तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि एफआईआर ना हो, फिर कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी तक न उनके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाया गया, न मोबाइल लैपटॉप सील हुआ, न कोई कॉल रिकॉर्ड चेक की गई,
किसी का नहीं चेक किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के लोकतंत्र पर ये एक सवालिया निशान लगाता है। और फिर मैं कह रहा हूं भारत इसीलिए है क्योंकि यहाँ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के मूल में जनता है। जनता के मन का विश्वास अगर चोट खाएगा, उस पर अगर ठोकर लगेगी, तब तो लोकतंत्र पर भी वो ठोकर सीधे तौर पर लगेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। इस मामले का जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए। क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं कि महाभियोग पहली बार आएगा, आए हैं महाभियोग, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी जरूरत इस मामले में है और जितना खुला मामला है शायद और कहीं थी नहीं। और ये एक बेशर्मी है अभी तक उन जज महोदय की तरफ से भी कि कम से कम उनको जो इम्यूनिटी मिली थी, ये जो बात कही जा रही है कि क्यों भाई किसी ने फंसा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने एफआईआर कर दी, तो वो इम्यूनिटी जो मिली थी उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये जो सुरक्षा कवच है यहाँ पर ये लागू ही नहीं होता है। इस पर निश्चित तौर पर जनता की सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, न्याय का सिद्धांत भी ये कहता है कि न्याय से ऊपर कोई नहीं है, न्याय सबके लिए समान होता है। तो ये यहाँ पर साबित करने की आवश्यकता है और भारतीय लोकतंत्र ये कर पाता है। भारतीय सरकार भी, मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर सरकार की इच्छा से तो विपक्ष की तरफ से अभी इसको लेकर कोई बात नहीं कही जा रही। वैसे तो नेता विपक्ष प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन इस मामले में हमने कोई बहुत ज्यादा आतुरता नहीं दिखी, बहुत कुछ नहीं दिखा। करना चाहिए, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर आया लेकिन नहीं आया। अब देखते हैं सरकार ये साहस करती है कि नहीं, विपक्ष ये साहस करता नहीं। लेकिन अब वो सवाल जिसका जवाब देंगे राजकिशोर, भारतीय जनता पार्टी क्या हो गया है, साहस नहीं कर पा रही अध्यक्ष चुनने का। एक्सटेंडेड पे एक्सटेंडेड अध्यक्ष, अभी खरमास है तो अभी ये है तो अभी वो है, अभी इतने राज्यों के अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, राज्यों के नाम आ जाते हैं अध्यक्ष के, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्या हो गया है, किसकी मुश्किल बढ़ गई है, किसका दबाव ऐसा है कि अध्यक्ष वो बनने नहीं दे रहा, या किसका दबाव है कि अध्यक्ष बनाएंगे तो यही बनाएंगे या तो नहीं बनेगा। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ तो सबसे बड़ा ये है हर्षवर्धन की मंत्री भी बन गए जगत प्रकाश नड्डा। टेक्निकली जो हैं जेपी नड्डा आज की तारीख में वो अध्यक्ष हैं भी कि नहीं ये भी नहीं पता, मतलब पूरा कार्यकाल खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एडहॉकिज्म पर चलती हुई दिखाई पड़ रही है, संगठन को प्रमुखता दी गई थी जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। यहाँ तक कि कोई भी जीत का कोई भी जश्न हो, कोई भी बड़ा फैसला हो तो खुद जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। वो पार्टी के आज की तारीख में सर्वोच्च नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ में संगठन की तमाम चीजें जो होती हैं निश्चित तौर पर उन पर भी वो इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उनके बगल में हर जगह बैठता है और तमाम फैसले तो ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही करने होते हैं। पर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसमें ये देखना पड़ेगा, क्या कई बार बहुत ज्यादा जो शक्तिशाली हो जाना कुछ लोगों का, क्या लोकतंत्र के लिए घातक हो जाता है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े संगठन की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और है भी नंबर के हिसाब से, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ दावा नहीं किया जा रहा। अगर ये किया जा रहा है उसके बाद उसका कोई मुखिया ही नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिए। और संगठन इस तरीके से कभी चलाओ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरे से बुरे हाल में मुझे याद नहीं पड़ता है। लगातार 10 साल यूपीए का शासन था, लेकिन उसके बाद भी ये परिस्थितियां नहीं बनी थी। इसमें क्या है ना, जो सबसे बड़ी चीज है, मुझे तो याद आता है और मैंने तो उस पर लेख भी लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम पत्रकारों से ही अपील की थी और मैंने वो लेख लिखा था। वंशवाद, परिवारवाद, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र, हमने लिखा था। 20 साल से सोनिया जी अध्यक्ष थी उधर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, न वंशवाद है न परिवारवाद है। वही नड्डा जी के पिताजी क्या थे, या अमित शाह के पिताजी क्या थे, या राजनाथ सिंह के पिताजी क्या थे, या जितने भी पार्टी के नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और शुरू करें सारे लोगों को, अडवाणी जी, जोशी जी, जना कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, नितिन गडकरी, जितने भी लोग हैं, जितने आप उत्तर दक्षिण सब तरह के नेता हैं, सब जगह के, नहीं है पुराना। उस पार्टी को ऐसा संकट क्यों आ गया? मुझे लगता है कि दिक्कत ये हो गई है हर्षवर्धन, बहुत सी चीज़ों के लिए पार्टी को मजबूत जैसे होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जिस तरीके से ऊपर से नज़र रखता है, संगठन मंत्री भेजता रहा है, और तमाम मामलों में हमने देखा कि जेपी नड्डा स्टैम्प ही साबित हुए। जेपी नड्डा मतलब अब वो शायद इसीलिए इतना लंबा चलते भी चले गए। इससे पहले संगठन मंत्री थे
रामलाल जी ने भी संगठन मंत्री के तौर पर रिकॉर्ड कायम किया, जेपी नड्डा जी भी अध्यक्ष के तौर पर रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। लेकिन ये क्या भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत असली रही है वो रहा है उसका संगठन। सरकार तो बाद में आई है ना, संगठन का उसका अनुशासन, जो उसका स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि तेरा अध्यक्ष, मेरा बनेगा, तुम्हारा बनेगा, ये इसका मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये खींचतान जो है वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ेगी नहीं। लंबे समय और के लिए। जो आप कह रहे थे, हम लोग बात भी कर रहे थे राजकिशोर, कि अगर यही कांग्रेस पार्टी होती, हाँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब तक हमला कर करके खुद प्रधानमंत्री जी बोलते, दूसरे लोग बोलते, विपक्ष को हो क्या गया है? कांग्रेस ये सवाल कर ही नहीं रही कि आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, उस पर कोई अभियान नहीं चला पा रही, और संगठन के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर आप कार्यक्रम तो रोज दिए जा रहे हैं। लेकिन जब आपका संगठन ही नहीं है, एडहॉक का संगठन है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, जिलाध्यक्ष नहीं है, कहीं जिलाध्यक्ष बन भी गए हैं तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम करें, उनकी टीम नहीं बनी है, तो जाहिर है कि कैसे आप कार्यक्रम चला रहे हैं। और ये गंभीर विषय। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हालांकि संघ बहुत स्पष्ट कहता है कि हमारा काम भारतीय जनता पार्टी में दखल नहीं देना है। अभी तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन महामंत्री नहीं है, और संघ ने कोई ऐसे प्रचारक फुल टाइमर दिए भी नहीं है। संघ अपने आप को समाज में और सर्वग्राही और मजबूत करने पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उसके विचार परिवार का है, उसमें कोई बहस नहीं है। एक स्वयंसेवक प्रचारक प्रधानमंत्री है। लेकिन सवाल यहां ये है कि इस सब के बावजूद क्या वजह पड़ रही है कि एक अच्छा अध्यक्ष जो संगठन का काम करे, जो संगठन को देखे। और ये भी तो बड़ा विचित्र है ना, मैं नड्डा जी के ऊपर कोई नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये भी नहीं मानता कि ठीक है स्टैम्प कहें या कुछ भी कहें, भाई अध्यक्ष तो वही होता है जो सरकार के साथ, जब सरकार होती है तो अध्यक्ष का काम सरकार के रास्ते में आड़े नहीं आना है, रोड़ा नहीं बनना है, उसके साथ चलना है। लेकिन क्या मंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, इतना कम काम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है? इतना कम काम होता है क्या? तो ये सवाल है बड़े। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब से बन रहा है, फिर आ जाता है कि अच्छा होगा, अब नया आ गया कि जून के आखिरी सप्ताह में हो जाएगा। सवाल यही है, वजह क्या है? कौन सी ऐसी मुश्किल आ पड़ी है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वैचारिक अधिष्ठान से एकदम पूरी तरह से भरी हुई पार्टी, जो नेता त्याग, तपस्या, सादगी के लिए जाने जाते थे, आज वहां कौन सा दबाव ऐसा बन गया है कि वो कोई नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है कि ये सारे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, उनके मन में ये बहुत आ रहे हैं, और इसका जवाब देना अति आवश्यक है। और बस आखिरी में एक बात कहूँगा हर्षवर्धन, ये एक बात आप मानकर चलिए, जो इस तरीके से अनदेखी अगर करने की कोशिश की गई, और मैं फिर कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब अटल अडवाणी की जोड़ी होती थी उस समय भी अध्यक्ष पद बहुत ताकतवर नहीं रह गया था। आज की तारीख में अगर क्या मोदी शाह की जोड़ी, खैर उस तरीके की जोड़ी तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि बहुत फर्क है, वो दोनों समकालीन थे, लेकिन क्या इस समय तमाम ऐसे ध्रुव, तमाम ऐसे मोर्चे खुल गए हैं क्या कि अध्यक्ष पर सहमत नहीं पा रही? हाँ, ये मैं आपसे कह सकता हूं, अध्यक्ष जो भी बनना था इस बार वो ऐसा बनना था कि जो भविष्य का भी मार्ग प्रशस्त कर सके, किसी की अनुकंपा पर ना हो, किसी के फोन पर ना हो, दबाव में ना है, ऐसा। तो क्या ऐसा व्यक्ति तलाश पाना आज की तारीख में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के लिए बहुत कठिन हो रहा है? पीढ़ीगत परिवर्तन के लिए नया अध्यक्ष इतना कठिन क्यों हो रहा है खोजना? ये सवाल तो बड़ा है। इसका जवाब हमें भी पूरी तरह से नहीं पता है, लेकिन लोगों के मन में, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से, राजकिशोर जी की ज्यादा बड़े नेताओं से बात होती है, मेरी भी कुछ नेताओं से बात हो जाती है, उन सब के मन में ये प्रश्न, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो भी नहीं बूझ पा रहे हैं, उनके लिए भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा पा रहा है। सत्ताधारी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी अभी दिख रही है। नरेंद्र मोदी जैसा सचमुच एक बड़ा नेता हुआ है। मैं तो बार बार ये कहता हूं ना कि ऐसा नेता, ऐसा सामाजिक प्रभाव वाला नेता शायद ही कोई हुआ है जितने प्रधानमंत्री हुए हैं। अब उसके बावजूद अगर ये स्थिति है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, निश्चित तौर पर गड़बड़ है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो महत्वाकांक्षाओं का टकराव अगर इतनी देर, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में ये होता है, होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये इतना डिले हो रहा तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की तुलना में संगठन को कम तवज्जो दी जा रही है। जबकि कभी भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा कोई संदेश, संकेत जारी किया नहीं गया। संगठन को लेकर सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई। उनको पता है कि संगठन की शक्ति ही जो है वो जो है सरकार में उनको लेकर आई है, सरकार से संगठन नहीं बना है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, तमाम बड़े नेताओं के लिए ये यक्ष प्रश्न है। पर मुझे लगता है कि अगली बार जब हम लोग बैठेंगे अगले हफ्ते, तो इसके लेकर कुछ ज़्यादा स्पष्टता के साथ बैठेंगे। कुछ बातें हैं लेकिन उस पर अभी चर्चा करना उचित नहीं है।
चलिए, अभी मुझे लगता है कि हर्षवर्धन यहीं से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।